AWS क्लाउड आर्किटेक्चर के हवाले से हम लोग वी हैव एक्चुअली स्टार्टेड लास्ट टाइम, वी हैड ओनली वन सेशन, सो क्विकली जस्ट बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि बिकॉज वी शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू बी टू इम्प्रूव आवर स्किल्स, हमारे स्किल्स किस चीज में इम्प्रूव होंगे, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लाउड जिस तरह, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल क्यास करना चाहूँ तो CCNA, CCNP, CCI, अब देखते हैं कि CCI राउटिंग स्विचिंग भी है, सिक्योरिटी भी है, और बहुत सारी चीजें हैं, वॉइस है, डेटा सेंटर्स है। इसी तरीके से ना क्लाउड भी बड़ी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है, राइट? देखने में बस हमें लगता है अच्छा क्लाउड है तो बस क्लाउड, ऐसी चीज नहीं है। क्लाउड के अपने अंदर भी बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं। तो क्विकली गोइंग थ्रू जी, फर्स्ट जो आपके सामने एक बार सी नजर आ रही है, वो अगर मैं यहाँ पे कर लूं, वो है जनाब ये आपके पास फाउंडेशनल, ये जो फाउंडेशनल ट्रैक है ना, ये फाउंडेशनल ट्रैक जो है इसमें क्लाउड प्रैक्टिशनर का एक सर्टिफिकेशन होती है। ये एक बेसिक लेवल कोर्स है जिसमें आपको AWS की बेसिक्स के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद आपका एक जो नेक्स्ट आपके पास एक कॉलम बना हुआ है वो आपका ब्लू कलर का, दैट इज फॉर AWS सर्टिफाइड एसोसिएट, राइट? ये आपका एसोसिएट की सर्टिफिकेशन होती है जिसमें 3 सर्टिफिकेशन है, सोल्यूशन आर्किटेक्चर, डेवलपर और सिसऑप्स। फर्क क्या है जनाब? पहले डेवलपर और सिसऑप्स को देख लेते हैं, फिर आर्किटेक्चर को भी देख लेते हैं। डेवलपर जो है, आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लैंग्वेजेस के थ्रू आप ऑटोमेशन क्रिएट करना चाहते हैं, आप ऑपरेशन एफिशिएंसीज इंक्रीज करना चाहते हैं, आप डेवलपर साइड पे जाएंगे। सिस ऑप्स क्या है कि आपकी सिस्टम की ऑपरेशन, ठीक है, आपको सिस्टम से पता होना चाहिए कि आपने ऑपरेशन कैसे मैनेज करना है। और उसके बाद है जनाब आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या होता है, इस पे थोड़ा सा समझ लें आप। आर्किटेक्ट जो है, इसका रोल क्या है बेसिकली? आर्किटेक्ट का रोल जो है वो ये है कि आपका जो क्लाउड के ऊपर सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है, क्लाउड के ऊपर जो आपकी जितनी भी सॉल्यूशन है, सॉरी, क्लाउड के ऊपर, देखिए क्लाउड जो है ना वो उसके अंदर आपकी स्टोरेज भी है, आपकी डेटाबेस भी है, आपके एनालिसिस भी है, मॉनिटरिंग भी है, बहुत सारी चीजें हैं। अब आर्किटेक्चर जो है ना वो एक तो सबसे पहले आपको ये करता है कि उन तमाम सॉल्यूशंस के बारे में इंडिपेंडेंटली आपको बताएगा। 100% की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 जो मेजर सॉल्यूशन है जिसमें नेटवर्किंग, कंप्यूट और आपका स्टोरेज, इसको आप बेहतर तरीके से समझ लेते हैं बिकॉज इसके ऊपर ही तमाम सॉल्यूशंस डेवलप होते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आपने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट? जिस तरीके से आपकी दराज या इस तरह की आपकी एक वेबसाइट है, सॉरी। अच्छा, उस वेबसाइट के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? आपको स्टोरेज भी चाहिए होगी, आपको प्रोसेसर भी चाहिए होगा, आपको डेटाबेस भी चाहिए होगा, ये तमाम सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड होती है ना। अब उन तमाम सॉल्यूशंस को, उन डॉट्स को कनेक्ट किस तरह करना, ये है आर्किटेक्चर की गेम। आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली डिफरेंट सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करता है, दैट्स अ नंबर 1 टेक्निकल जो वर्ड है उसके लिए। और सेकंड ये है कि आपकी माइग्रेशन, फॉर एग्जांपल आज आपके पास एक कंपनी आती है, वो कहती है जी मेरा बहुत बड़ा जो है ना एक डाटा सेंटर है और उसके अंदर फलां 10 एप्लीकेशन चल रही हैं, आप ये सारी है ना मुझे AWS क्लाउड पे शिफ्ट कर दें। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उठा के फौरन सारी ले जाऊंगा, उसमें डाउन टाइम और ये वो, ये जो माइग्रेशन एक्सपर्ट्स होते हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और वो प्राइम जॉब जो है वो आपकी AWS की है। तो ये जनाब से सोल्यूशन आर्किटेक्ट है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम इस ट्रैक के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, इसके लिए इंशाल्लाह विद दिस कोर्स आप लोग ये सर्टिफिकेशन भी कर लेंगे और इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपको जो कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, रिलेटेड चीजें हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूं। सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के लिए क्लाउड प्रैक्टिशनर रिकमेंडेड है कि आप इसकी सर्टिफिकेशन करें, लेकिन मैं आपको यानी ये है रिकमेंडेशन AWS की, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ना करें बिकॉज ऑब्वियसली बात है, क्लाउड प्रैक्टिशनर जो है वो बहुत बेसिक कोर्स है। हम इसमें बेसिक चीजें नहीं सिर्फ करेंगे, हम इसमें बेसिक टू एडवांस चीजें करेंगे इंशाल्लाह। तो आपका जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का पेपर है वो विदाउट क्लाउड प्रैक्टिशनर भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। $150 का इसका पेपर होता है, $150 का इसका पेपर है, और आप जो है
इंशाल्लाह जब आप पास कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई भी पेपर अगर प्रोफेशनल लेवल का देना चाहते हैं, तो वो जनरली $300 का होता है, लेकिन आप उसे रिड्यूस करके $150 का आपको वाउचर मिलता है, 50% डिस्काउंट का, वो आपको मिलेगा अगर आप पेपर क्लियर करेंगे। उसके बाद जनाब आपके पास एक और जो ये ग्रीन बार है, ये प्रोफेशनल ट्रैक के लिए होती है। प्रोफेशनल ट्रैक जो है, इसके लिए अज्यूम किया जाता है, और मैं सजेस्ट भी आपको करता हूँ कि इसके लिए आपके पास हैंड्स ऑन कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, राइट? आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हों और तमाम चीजें की हों, आपको सर्टिफिकेशन का फायदा भी होगा। फिर इन्होंने ये किया कि डेवलपर और सिसऑप्स को मिला के एक डेवऑप्स इंजीनियर के नाम से एक चीज बना दी। ये फिर अगेन स्क्रिप्टिंग और उस चीज से रिलेटेड है। हमारा जो ज्यादा जो चीज है वो अवेलेबल सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए है। फिर इंटरेस्टिंगली, वेरी इंटरेस्टिंगली, एक बड़े जबरदस्त ट्रैक्स है जो स्पेशलिटी ट्रैक्स हैं, ठीक है? उसमें आप देखते हैं एडवांस नेटवर्किंग। नेटवर्किंग देखिए, नेटवर्किंग क्या चीज है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें, जाहिद साहब हैं और मैं हूँ, साथ हम दोनों ने कनेक्ट करना है। एक तरीका तो यही है ना कि हम लोग राउटर इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फायरवॉल लगाएंगे, फायरवॉल पर राउटर लगाएंगे, राउटर पर स्विच लगाएंगे। बिटवीन द फायरवॉल जो है वो हमारा एक बड़ा ज़्यादा सोल्यूशन इंटरनेट होना चाहिए, या चलें डेडिकेटेड मीडिया भी हो जाए। ये सारी जो चीजें हैं ये मुझे प्रिक्योर करनी पड़ेंगी, यानी मुझे खरीदनी पड़ेंगी। मुझे फायरवॉल्स भी लेने पड़ेंगे, मुझे राउटर्स भी लेने पड़ेंगे, और स्विच तो ऑफ कोर्स लेना पड़ेगा, और फिर उसके पीछे पूरी लैन कनेक्ट करनी पड़ेगी। मैं अगर आपको एक सॉल्यूशन ये दे दूं कि साथ जो है वो अपने पूरे का पूरा जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो क्लाउड पे ले जाए, और इसी तरह जाहिद साहब भी ले जाएं। अच्छा, अब इन दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को वाइड एरिया नेटवर्क से जैसे कनेक्ट करना है, तो मैं क्लाउड के ही प्रीमिसेस को यूज कर लूं। मुझे क्लाउड के बगैर जरूरत ही नहीं है। तो नीदर आई वांट अ फायरवॉल, nor I need a router. Probably no, I don't want to have switches, right? So just need to have a connectivity. वो कनेक्टिविटी मैं इधर अपने पाकिस्तान नेट पे क्रिएट कर लूँ, जाहिर साहब यूके में है, जाहिर साहब वहां पे अपनी क्रिएट करें और हम दोनों के नेटवर्किंग हो जाए। लेकिन ये इतना सिंपल तो नहीं है। अब साथ जो है वो क्या जाहिद साहब के पूरे जो प्रेमिसेस है उसको एक्सेस करके उनके जाके स्टोरेज को भी एक्सेस कर ले। अच्छा, साथ की टीम में फॉर एग्जांपल 20 बंदे हैं, तो जाहिद साहब कहते हैं कि यार हमारे लिए तो ये 10 बंदों का जो प्रोजेक्ट है, बस प्रोजेक्ट के बंदे कनेक्ट करें। लेकिन अब मेरी तो पूरी टीम लोकल एरिया नेटवर्क पे कनेक्टेड है। अब मैं कैसे रिस्ट्रिक्ट करूँ कि जी 10 बंदे तो जो है ना वो जाहिद साहब के साथ लिंक हो जाएं, लेकिन बाकी 15-20 ना हो लिंक। तो ये पूरी रॉक साइंस होगी ना। अच्छा, फिर उसमें आईपीस का भी आपको क्रिएशन होगा, एक आईपी प्लानिंग होगी बकायदा आपकी। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए एडवांस नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट है। बहरहाल जब हम पढ़ेंगे तो नेटवर्किंग पे वी विल स्पेंड सम टाइम, बिकॉज़ दिस इज़ वन ऑफ अ प्राइम सॉल्यूशन। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आपको नेटवर्किंग के हवाले से चीज़ें बेहतर बताऊँ। फिर इसके बाद आपका बिग डाटा, सिक्योरिटी, मशीन लैंग्वेज। अच्छा, इसमें सिक्योरिटी को पहले अगर हम जल्दी से ज़रा टच करें, सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है कि आपका क्लाउड कितना सिक्योर है। सिक्योर होने के हवाले से 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपकी चीज़ है कि आपके जो डाटा सेंटर्स हैं, हाउ सिक्योर दे आर। नंबर 2 इज़ कि आपके ट्रैफ़िक की बिज़नेस कंटिन्यूटी कितनी है। आज मेरा ट्रैफ़िक है, मैंने आपसे क्लाउड पे ली हुई है। ये ना हो कि जिस तरह आज हमारा इंटरनेट जो है वो घंटे-घंटे के लिए डाउन रहता है। आप तो इस तरह की अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाई है और आपने कहा कि जी मेरी एक एप्लीकेशन जो है ना वो दराज़ जैसी मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है। क्या आप वहाँ पे 1 मिनट की भी आउटेज बर्दाश्त कर सकते हैं? उस 1 मिनट के अंदर अगर आपकी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हो गई, तो आपकी तो वो मिसहैप हो जाएगा, ठीक है? हो सकता है आपके लिए आपके सिस्टम में दिखाए कि जी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हो गई, बैंक से ट्रांज़ैक्शन हुई नहीं, ऑल लॉस कम्स टू यू। हुँ? तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको ये देखने की ज़रूरत होती है कि क्या आपकी बिज़नेस कंटिन्यूटी कितनी है? आपके नेटवर्क कितना सिक्योर्ड है? मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से अगर ओमान और इधर अपना डाटा सेंड कर रहा हूँ, तो वो कितना सिक्योर्ड है? एंड लास्ट ऑफ इट इज़ के मेरी जो यूज़र क्रेडेंशियल्स हैं, वो कितने सेव हैं? तो बहरहाल ये एक सिक्योरिटी का होता है, और फिर उसके बाद बिग डाटा और मशीन लैंग्वेज जो है, ये 2 चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। और आजकल जो है आप समझ लें कि क्लाउड में जो एक बहुत टॉप पे चीज़ चल रही है, वो आपका बिग डाटा और मशीन लैंग्वेज है, बिकॉज़ नाउ द वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? आपकी सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो रही हैं, आपकी बहुत सारी जॉब्स कट हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस के लिए। लेकिन उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बिग डाटा चाहिए। बिग डाटा के लिए आपको क्या चाहिए? आपको बिग डाटा के लिए आपको एक बहुत बड़ा डाटा वेयरहाउस चाहिए, फिर आपको डाटा प्रोसेसिंग चाहिए, फिर डाटा एनालिटिक्स चाहिए। इन तीनों के लिए आपको एक हाई एंड सिस्टम्स चाहिए और बहुत हाई स्टोरेज चाहिए। तो क्लाउड आपको कहता है कि मैं आपको सिस्टम भी प्रोवाइड करता हूँ और मैं आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड करता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि आपको मार्केट में, जिस तरह हम लास्ट टाइम भी बात हो रही थी,
कि आपको इतने एनालिसिस क्यों मिलना शुरू हो गए एकदम। ये कोविड-19 के हवाले से भी आप देख रहे हैं, हर बंदा एनालिसिस कर रहा है। क्यों एनालिसिस कर रहा है? बिकॉज़ द डाटा इज़ जनरली अवेलेबल ओवर द क्लाउड। अब जो है ना वो ज़माना थोड़ा-सा पुराना होता जा रहा है। जो लोग डेटा साइंटिस्ट हैं, वो भी इवन जो है वो क्लाउड पे अपने आप को लेके आ रहे हैं कि यार यहाँ पे ईज़ीनेस है। आपको हडूप बेस्ड, हडूप कंप्लायंस बेस्ड जो है, आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। आपके लिए डेटा विजुअल के लिए अलग सॉल्यूशन है, डेटा एनालिटिक्स के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस है। तो बहरहाल ये भी एक स्पेशलिटी ट्रैक है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया आपके सामने कि हम जिस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं और यहाँ पे इस चीज़ के बैठने का मकसद भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, आप बाकी जो मर्ज़ी कर लें वो आपका अभी आप ग्रिप नहीं होगी। बिकॉज़ देखिए बिग डाटा भी एट द एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के ऊपर ही है। सिक्योरिटी भी आर्किटेक्ट के ऊपर ही है, मशीन लैंग्वेज भी आर्किटेक्ट के ऊपर ही है। तो ऑफ कोर्स आपको जो सबसे पहले चीज़ समझनी है, वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को समझना है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने एक और चीज़ कवर की थी, जिसको थोड़ा-सा मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो टच करने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज़? क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक डेफिनिशन क्या है? राइट? बिकॉज़ हमारे ज़हनों में क्लाउड के बारे में एक तसव्वुर होता है और एक वो तसव्वुर होता है जो उससे रिलेटेड होता भी नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं यार अच्छा ऑटोमेशंस भी कर लेंगे। देखिए क्लाउड क्या चीज़ है पहले हमें वो समझना है, उसके ऊपर जो सर्विसेज़ चल रही हैं दैट्स अ सेपरेट थिंग, राइट? तो क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से जो ये डेफिनिशन है, वो मैंने डेफिनिशन यहाँ पे निस्ट की मैंने लेके आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ की। ये बॉडी क्या चीज़ है? ये आपके स्टैंडर्ड्स डिफाइन करती है, आपकी डेफिनिशंस सेट करती है और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनिशंस होती हैं इनकी और इसी वजह से मैंने क्लाउड के लिए हवाले से भी यहाँ पे निस्ट ही की रखी है। सिस्को भी इसी को यूज़ करता है, हुआवे भी इसी को यूज़ करता है। पर एडब्ल्यूएस की एक अपनी एक डेफिनिशन है लेकिन आई थिंक सो दिस इज़ अ बेटर definition where we can build our platform for the cloud computing. Actually this definition has three parts of it, and if I just read it out, so cloud computing is a model for enabling ubiquitous convenient on demand network access, right? तो जो पहली चीज important है that we need to understand is कि इसकी नेटवर्क एक्सेस, राइट, वो क्या होनी चाहिए? वो यूबिक्यूटस होनी चाहिए, कन्वीनियंट और ऑन डिमांड होनी चाहिए। देखिए इस एग्जांपल को समझने के लिए बहुत आसान होगा आपके लिए समझना कि फॉर आप अपने आप को समझें कि आप एक डेटा सेंटर में के साथ आप कनेक्टेड हैं और आप डेटा सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आप सारी जितनी भी उस डेटा सेंटर के अंदर अपडेट्स हो रही हैं या आपके पास कस्टमर आता है वो कहता है जी मुझे आप स्टोरेज प्रोवाइड करें। अच्छा स्टोरेज तो आपके लिए आसान है, मैं एक लफ्ज ये बार बार ले रहा हूँ कंप्यूट का, तो इसको जरा एक बार सॉल्व कर लेते हैं। कंप्यूट कंप्यूट का मतलब क्या है जनाब? वो आप इसको ये समझ लें कि लैपटॉप ओवर, आपका जो लैपटॉप है ना, ये आपका जो डेस्कटॉप है, ये ओवर क्लाउड जब होगा ना तो उसको मैं कंप्यूट कहता हूँ और इसके लिए वर्ड में यूज अगर ज्यादा करूं तो आपने इसको डाइजेस्ट कर लेना, वो है वीएम, वर्चुअल मशीन। ठीक हो गया? तो कंप्यूट या वर्चुअल मशीन जो है वो मैं अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी मेरी कुछ सर्विसेज हैं। अच्छा जी, अब आपने वो जो डेटा सेंटर मैनेज करना है, उस डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली बात है यू हैव टू बी ऑन दैट पर्टिकुलर नेटवर्क टू एक्सेस दिस नेट, टू एक्सेस योर डेटा सेंटर नेटवर्क, राइट? इधर अगर आप घर से भी कर रहे हैं तो फिर आपको वीपीएन और वो सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर वीपीएन ना हुआ तो आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप खुद ऑफिस में ना हुए और वहां रिक्वायरमेंट आ गई तो आपका मामला गया। और ये आजकल के केस में तो ये बहुत ज्यादा हो गया, राइट? क्योंकि हम ऑफिस में अब अभी तक जो है एटलीस्ट पाकिस्तान में अभी तक ऑफिस ओपन नहीं हुए हैं। एंड आई एम श्योर बाकी भी जहाँ पे हैं अभी ऑफिस, जो बड़े ऑफिस हैं, बड़े ऑफिस में मेरी मुराद है जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, वो अभी भी ओपन नहीं हुए। तो आपने काम तो चलाना है ना, आपका डेटा सेंटर घर से तो काम चल रहे हैं सबके। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में क्लाउड आपको ये ऑफर करता है कि भाईजान जो मेरा डेटा सेंटर है, यानी क्लाउड का जो डेटा सेंटर है, उसकी जो एक्सेस है वो यूबिक्यूटस है। व्हाट इज यूबिक्यूटस? मींस फ्रॉम एवरीवेयर, हर तरफ से मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है? यू जस्ट नीड टू हैव अ वन स्मार्टफोन। ठीक है? एट द लीस्ट, लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, वरना एट द लीस्ट अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल है और आपने उसके ऊपर इंटरनेट की बस एक कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए, you have the access of your data center in a same fashion that you have the access to your data center residing on the same network of your data center। बिल्कुल उसी तरीके से ही होगा। आप मुझे अभी कहें कि यार आप जाएं और आप मुझे 4 वीएम्स क्रिएट कर दें, मैं अपने मोबाइल से बैठ के अभी क्रिएट कर सकता हूँ, चलो।
और इंशाल्लाह सो एज यू ऑल पीपल, आप सारे ये चीज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो क्लाउड है वो आपको कहता है कि आपकी एक्सेस कहीं से भी हो और कन्वीनियंट भी हो। कि ये है कन्वीनियंट से क्या मुराद है कि आपको लैपटॉप लगाने की भी जरूरत नहीं है, सॉरी, आप मोबाइल के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। और आखिरी चीज क्या है, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड क्या है कि आपको जब जरूरत हो आप उसको एक्सेस करें, जब जरूरत नहीं है आप उसको एक्सेस ना करें। आपको हर वक्त अपने जो सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट जी। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है, उसी डेफिनेशन करें, टू द शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। अच्छा, यहाँ पे जो शेयर्ड पूल है ये क्या मतलब है इसका, देखिए मैं जिस तरह एक और एग्जांपल से ही हम बात को समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे 3 ऑफिसेज हैं, राइट। वो 3 ऑफिसेज जो हैं वो सेपरेटली अपनी कंप्यूट और अपनी स्टोरेज लेके चल रहे हैं, लेकिन आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर मैं उनको एग्रीगेट कर दूं, अगर मैं उनको एग्रीगेट करके किसी एक जगह पे रख दूं, वही रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होंगे, ठीक है। मैं मतलब एक एग्जांपल है, थोड़ी सी तरह शायद बात लंबी हो जाए लेकिन आपको समझाने खातिर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग इन लास्ट सेशन। अगर आप फॉर एग्जांपल, मेरे लाहौर में एक कंप्यूट है जिसमें मैंने अपने 10 बंदों को एक हाई कंप्यूट लैपटॉप्स दिए हैं, और फिर 10 बंदों को ऑस्ट्रेलिया में दिए हैं, 10 बंदों को अमेरिका में दिए हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान के 10 बंदे अपना लैपटॉप यूज करते हैं तो क्या बाकियों के लिए जो लैपटॉप्स हैं वो तो बंद होते हैं, क्योंकि उनका तो ऑफिस टाइम ही नहीं होता अभी। अच्छा, जब ऑस्ट्रेलिया वाले करेंगे तो अमेरिका और पाकिस्तान में बंद होंगे। अगर मैं इनको जो जो 30 लैपटॉप्स मैंने हाई कंप्यूट के दिए हैं, अगर यही मैं 15 लैपटॉप्स ओवर द क्लाउड बना दूं, और मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान से जब भी किसी ने कनेक्ट करना हो तो वो इस वीएम को एक्सेस करे और अपना काम करे, और जब वो खत्म करे तो फिर जो ऑस्ट्रेलिया में बंदा है वो उसी वीएम को यूज करे, क्योंकि देखिए ना, वो 6 बजे के बाद तो वो वीएम यूज ही नहीं हो रहा ना, ठीक है। और इसी तरीके से फिर वो अमेरिका में भी इसी तरीके से इस्तेमाल होगा। तो आप ये देखते हैं कि आप ऑल ऑफ अ सडन आप 1/3 ऑफ योर रिसोर्सेज वो तो ऑल टुगेदर कट कर सकते हैं। चले, मैं 1/3 को जो है ना आइडियल में ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी कॉस्ट आपकी सेव हो जाएगी। इसी तरीके से स्टोरेज है, देखिए पहले स्टोरेजेस होती थी, आपको भी आइडिया होगा कि आईटी में स्टोरेज का एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो आया, जिसको कहते हैं सैन, इसको कहते हैं स्टोरेज एक्सेस नेटवर्क। और फिर एक आया नेस, नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज। अभी हम इसके फर्क में नहीं जाते, लेकिन इन दोनों का काम क्या है कि आपकी जो स्टोरेज है वो ओवर द नेट है, यानी आपके नेटवर्किंग अवेलेबल है। अब मिसाल के तौर पे आप मुझे, आप जो है ना 10 टेराबाइट की स्टोरेज देते हैं, और ऐसा फॉर उस्मान साहब हैं, सबा हैं, उनको आप देते हैं। तो अब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप उनको नेटवर्क में डाल देते हैं। अब साद, उस्मान साहब, सबा, सलमान साहब, जाहिद साहब, सारे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो जो ऑप्टिमाइजेशन होगी वो बहुत बेहतर होगी, राइट। तो ये जो शेयर्ड पूल है, बाय द वे, नॉट इन आईटी ओनली, ये दुनिया में अब एक कॉन्सेप्ट आपका बन चुका हुआ है कि अब आप डेडिकेटेड रिसोर्सेज को यूज नहीं करते, अब आप हर चीज में, मतलब इवन हैविंग इन टेलीकॉम, टेलीकॉम में भी बहुत जगहों पे शेयर्ड पूल का जो है ना आपका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, ये जो शेयर्ड पूल है ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का, अच्छा जब ये लफ्ज आपके सामने कंप्यूटिंग रिसोर्स मैं बोलूंगा ना, तो आपने बहुत हद तक सिंपल तरीके से समझना है कि कंप्यूटिंग रिसोर्स से मेरी मुराद क्या है। देखिए, कंप्यूटिंग रिसोर्स से मैंने ऊपर क्या लिखा, लैपटॉप ओवर द क्लाउड। आपके लैपटॉप में क्या क्या चीजें होती हैं देख लेते हैं। रैम होती है, स्टोरेज होती है, आपकी वाईफाई होता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क होगा, आपने कुछ सर्वर्स चलाए हुए हैं, यही सारी चीजें ना जो आपके लैपटॉप पे है। तो whenever I say the word computing resources, that's mean your all the resources that have been used in your laptop, right? वो सारे के सारे अब आपके डेडिकेटेड हो जाएंगे। अब ये जो लैपटॉप है ना, ये जो मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरे लिए डेडिकेटेडली इस्तेमाल नहीं होगा, राइट। इसकी बहुत सारी एग्जांपल जो है ना वो आप आजकल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो कॉल सेंटर है, अब ये कॉल सेंटर जो है ये आपका रेवोल्यूशनाइज क्यों हुआ, वो भी आपका क्लाउड की वजह से हुआ। क्या हुआ
कि उन्होंने कहा कि जी फॉर एग्जाम्पल 30 कॉल सेंटर आपने अगर 30 कस्टमर एजेंट्स रखे हुए हैं वर्किंग इन द 3 शिफ्ट्स, तो दैट्स मीन कि आपके 90 कस्टमर एजेंट्स हैं जो कि 30 आईटी एसेट्स आपके यूज कर रहे हैं। उन 30 मशीन्स को हाई फाई मशीन्स भी बनाऊं, उस पे स्टोरेज भी करूं, उस पे आपका फोन का सॉफ्टवेयर भी करूं ताकि जो कॉल्स हैं वो आपकी स्टोरेज पे सेव भी हो रही हों। मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। आज अगर आपके पास कोई बंदा ये लेके आता है, ये है कि यार मेरे पास अमेरिका में एक बंदा कस्टमर है जो कि आपसे इतने जो है ना कॉल सेंटर्स के फैसिलिटी लेना चाह रहा है, तो फिर वेरी मिनिमल इन्वेस्टमेंट आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। किस तरह? आप 30 डमी नोड्स रखें। ठीक है, डमी नोड्स का कॉन्सेप्ट आपको आइडिया है ना? डमी नोड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बस एक ऐसा सिस्टम जो इसमें मॉनिटर हो, आपका प्रोसेसर, हल्का सा प्रोसेसर लगाओ और कीबोर्ड हो। जिस तरह आप में से कोई अगर नादरा के ऑफिस गया हो तो मुझे बताएं कि एटलीस्ट जो अभी जो नादरा के जो नए ऑफिस बने हैं वहां पे आपको डेस्कटॉप टावर्स नजर आते हैं? कहाँ है फिर वो डेस्कटॉप टावर सारे? आपको तो स्क्रीन नजर आ रही होती है और साथ कीबोर्ड यूज कर रहा होता है, वहां तो डेस्कटॉप होते नहीं। अगर आप ये जो फ्रेंचाइजीज हैं जो यू फोन और जैज की जाते हैं, जो अच्छी वाली जो भी खुद मैनेज करी कंपनी जो मैनेज करी होती है, तो वो होती है ना जो लोग मैनेज कर रहे थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो यू फोन और जैज और टेलीनॉर खुद मैनेज कर रहे होते हैं, बिकॉज ये दो किस्म की होती है ना कॉल सेंटर्स होते हैं। अगर आप वो देखें वहां पे भी जाएं तो आपको वहां पे कोई डेस्कटॉप टावर टावर तो नजर ही नहीं आ रहा होता आपका। ठीक है, वो क्यों नजर नहीं आ रहा होता? अब तो पहले तो लैपटॉप्स होते थे, अब लैपटॉप्स भी नहीं है, वो मॉनिटर होते हैं, दो साइड से मॉनिटर होता है, एक साइड पे उसके मॉनिटर होता है, एक साइड पे आपके मॉनिटर होता है, और कीबोर्ड से वो काम कर रहा होता है। वो कहाँ है उसके पे डेस्कटॉप सारे? ये डमी नोड्स होती हैं। एक्चुअली वो ओवर द क्लाउड यूज कर रहे होते हैं सारे। नादरा भी ओवर द क्लाउड यूज कर रही होती है। नादरा ने एक प्राइवेट डाटा सेंटर बनाया होता है अपना, वहां से वो सारी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। ठीक है, तो ये दीज और ऑल दी एग्जांपल्स ऑफ हैविंग अ शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल, और भी बहुत सारी हैं। आप जो है ये अगर फॉर एग्जांपल आप में से कोई किसी ने आईटी की सर्टिफिकेशन की हो तो वहां पे भी जाके आप देखते हैं कि जो आपके सामने नोट पड़ी होती है वो बिल्कुल फारिग सी होती है। जगह बड़ी अच्छी होगी, सब कुछ बहुत होगा, एसी उसी लगा होगा, लेकिन जो डेस्कटॉप है वो बिल्कुल फारिग सा होता है। अब वो कहाँ से इस्तेमाल कर रहा होता है? बेसिकली जो आपका जितना भी आपके खास तौर पे पीएसएन और वेब एसेसर जो है, ये दो ही है ना। वेब एसेसर आपके गूगल वगैरह की जो सर्टिफिकेशन होती हैं, पियर्सन आपकी जो मेजोरिटी जो सर्टिफिकेशन है वो पियर्सन पे होती हैं आपकी, वो सारी कहाँ से? वो तो क्लाउड होती हैं। इसी वजह से तो देखें अब ये जितनी भी सर्टिफिकेशन है वो घर से भी हो जाती हैं। उसका रीजन क्या है? वो कहते हैं कि यार आपको जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल पीएसएन, जैसे आप ऑरानेट के पास जाते हैं, ऑरानेट पीएसएन सेंटर है यहाँ पे, आप जाते हैं, वो जो पूरा नेटवर्क है ना वो कनेक्टेड होता है उनके क्लाउड के साथ, लेकिन लैपटॉप तो आपका कनेक्ट भी नहीं होता। आप घर बैठ के फिर कैसे पेपर दे देते हैं? बिकॉज ऑफ ऑल दिस सोल्यूशन इज ओवर द क्लाउड। पीएसएन और वेब एसेसर का सारा सोल्यूशन जो है वो ओवर द क्लाउड चलता है। वो आपने बस इंटरनेट से उसको एक्सेस करना होता है, वो वीएम आपके लिए एमुलेटर के तौर पे ओपन हो जाता है और आप जाते हैं और आप पेपर देते हैं। आई डोंट नो आप में से किसी ने भी रिसेंटली दिया, बिकॉज मैंने दिए थे दो, मैंने कितने तकरीबन 3 तकरीबन मैंने दिए थे पेपर इस तरह। तो वो बिल्कुल आपका सेम फैशन में होता है जिस तरीके से आप जाके सेंटर में पेपर देते हैं। ये कोविड-19 के बाद तो इस पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन इज शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल computing resources. Now come to the third party that can be rapidly provisioned and released. तो rapidly provisioned and released का मतलब क्या है कि देखिए, मैं फॉर एग्जांपल आज एक सेशन क्रिएट कर रहा हूँ और मैं वेबिनार कर रहा हूँ, और प्रोबेबली आई एम एक्सपेक्टिंग लेट्स से कि 2 to 3,000 पीपल विल अटेंड दिस वेबिनार, और इस वेबिनार पे मुझे वीडियोस भी चलानी है और मुझे बाकी मामला भी चलाने हैं। इसका मतलब है कि मुझे ऑल ऑफ अ सडन एक सॉरी इंटरनेट की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा चाहिए। अब वो मैं किस तरह मैनेज करूंगा कि मैं पीटीसीएल के पास जाऊंगा या मैंने जिसका भी नेटवर्क लगाया हुआ है उसको मैं रिक्वेस्ट पुट इन करूंगा कि यार आप मुझे काइंडली जो है ना मेरी स्पीड जो है ना वो आप बढ़ा दें, और फिर उसके बाद ये है कि आज के दिन के बाद हो सकता है ये मुझे भी चाहिए भी ना हो, लेकिन फिर आगे आगे आप खुद मैंने समझ सकते हैं कि आगे आपके साथ होगा क्या, कितने आराम से आपको सर्विस मिलेगी और आप खत्म कर सकते हैं। क्लाउड आपको ये कहता है कि ये जो आप अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज कर रहे हैं ना, जो स्केल अप कर रहे हैं, स्केल अप कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ ये जो आप स्केल अप कर रहे हैं, ये क्यों नहीं एंटर हो रहा? हाँ जी, ये जब आप स्केल अप कर रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट्स आपको एज्योर एडब्ल्यूएस के पास जाने की जरूरत नहीं है।
ये मैं आपको एक पोर्टल दे देता हूँ, आप उस पोर्टल पे जाएं, जहां जहां आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाना है आप बढ़ा लें, और जहां जब आप खत्म करना चाहते हैं आप खुद खत्म कीजिए, ठीक है। और एट द एंड जो बिलिंग होगी वो वो जो बिलिंग आपकी होगी वो आपकी सिर्फ जो आपने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लिए ना उसके अगेंस्ट उतने ही टाइम के लिए होगी, ये नहीं होगा कि पूरे महीने के लिए होगी, राइट। तो क्लाउड जो है वो आपकी कोई भी सर्विस जो है उसको रैपिडली प्रोवाइड करता है, रिलीज भी करता है। मैं इसकी जनरली एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, जिससे आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आने में ज्यादा आसानी होगी। कि फॉर एग्जांपल वही है कि आप जो है ना डाटा सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके पास शाम को 3 बजे मैनेजर आता है और वो कहता है कि जी कल हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें 5 नए बंदे आ रहे हैं और वो 2 हफ्ते के लिए काम करेंगे, तो आप ना उनके लिए एक सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दें। अच्छा, अब आप सबसे पहली बात तो ये कि वो सिस्टम आपको प्रोक्योर करने पड़ेंगे, चले वो आपने अपने वेयर हाउस में ऑलरेडी प्रोक्योर करके रखे हुए हैं। अब 3 बजे आपने 5 बंदों के जो लैपटॉप स्टेट करने हैं, जिसमें आपने एक्टिव डायरेक्टरी भी, उनके यूजर नेम पासवर्ड, उनके सॉफ्टवेयर सोल्यूशन सारे आपने एनेबल करने हैं, राइट। अच्छा, अब ये सारे काम करने में आपको कितना टाइम लगेगा आपको बहुत अच्छे हद तक तरीका आइडिया है। वही मुझे बताएंगे, अगर यही बंदा जो आपके सामने मैनेजर आया वो 3 बजे आगे आपको ये कह दे कि जी कल 50 बंदों की टीम है जिन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आप मुझे ना 50 बंदों के लिए ना आप मुझे वीएम्स बना दे, कंप्यूटर दे दे। आप मुझे बताएं कि आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगी ये चीज। क्लाउड क्या कहता है? क्लाउड कहता है कि यार आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सॉरी जी थोड़ा सा जरा मेरा गला जरा भी है खराब। तो क्लाउड आपको कहता है कि आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप रिक्वायरमेंट्स अपनी क्रिएट कर लें थ्रू अ वीएम, और एक वीएम बनाने में आपको प्रोबेबली 5 to 6 मिनट्स लगेंगे सिर्फ। और जो आपके स्टेप्स है वो भी इतने ज्यादा नहीं है, राइट। तो आपको ये पता लगे कि इसका मतलब ये है कि जो मेरे 50 वीएम्स हैं वो मैं प्रॉब्ली शायद 1 घंटे में या 2 घंटे में मैं 50 वीएम्स क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन आप मुझे बताएंगे ये सारी फैसिलिटी कहाँ पे आपको अवेलेबल है? ये क्लाउड पे अवेलेबल है ना। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल अब ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ठीक है, अब जो 50 बंदों के लिए आपने प्रोसेसर कंप्यूटर्स खरीदे थे वो अब आपके इस्तेमाल में भी नहीं है, लेकिन जब आप क्लाउड पे जाएंगे तो आपको वही 50 वीएम जो है वो अब आपके क्लाउड पे आपने वहां पे सिंपल जाके उन वीएम्स को क्लोज करना, वीएम्स को खत्म करना, और दैट्स इट, आपके रिसोर्सेज भी इस्तेमाल नहीं होंगे। ऑल इन ऑल इस डेफिनेशन में जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, सब फर्स्ट थिंग इज कि आपके पास नेटवर्क एक्सेस was flexible and from everywhere. नंबर 2 इज कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड है, इट्स नॉट डेडिकेटेड, इट्स अ मल्टी टेनेंसी कॉन्सेप्ट। एंड नंबर थर्ड थिंग इज कि आपको जो भी सर्विस चाहिए वो रैपिडली प्रोवाइड भी होगी और रैपिडली रिलीज भी होगी, और मैनेजमेंट एफर्ट भी आपके पास कम होगा, ठीक है। तो ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन है। आप में से किसी का क्वेश्चन हो तो यू आर मोर देन वेलकम, आप मुझे चैट पे कर दें या आप क्वेश्चन करना चाहें बिफोर बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। राइट जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि ये आज मैंने आपको जो मीटिंग, हाँ जी एग्जैक्टली अच्छा बिल्कुल यही मैं बताने लगा था कि एक्चुअली आज जो मैंने जूम से किया ये मेरे पर्सनल लॉगिन से है। जनरली हम सेशन ऑरानेट के सेशन से ही करते हैं क्योंकि ऑरानेट का जो है वो रजिस्टर्ड है, लेकिन आज प्रॉब्ली शायद उनके अपने कुछ मीटिंग कुछ मेरे ख्याल में वेबिनार्स थे। तो अभी आफ्टर 5 मिनट्स जो है ये मेरा सेशन डिस्कनेक्ट होगा, तो आप सेम सेशन को यूज करते हुए दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज फिर मैं और नेट का ही यूज करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, जो कुछ चीजें हमने अपनी डेफिनेशन से हासिल की
विच आर एक्चुअली ये कोर्स करने के बाद क्या बेनिफिट होगा हमें? सलमान साहब बस कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा बस। नहीं, टू बी ऑन अ सीरियस साइड पे क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, इस वजह से मैंने सलमान साहब स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम सर्टिफिकेशंस के ऊपर जरा लगाया था। देखिए फायदा ये आपको होगा, पहली तो बात ये कि आपको क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, एक AWS के क्लाउड की एक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि आप इसके बाद सर्टिफिकेशन कर सकते हैं AWS की। मैं ऑरोनेट की सर्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ AWS की सर्टिफिकेशन की। तो आप इंशाल्लाह वो सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। आई एम लिसनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, क्लाउड हैज नो स्कोप इन पाकिस्तान। सलमान साहब ये तो फिर आप जो है ना वो मेरे ख्याल में किसी जियो शियो के चैनल से आप सुन रहे हैं, वरना पाकिस्तान में क्लाउड का जो स्कोप है। अच्छा नहीं, मैं आपको उसका पहले वाले का आंसर करूँ, फिर दूसरी वाली बात का भी आंसर करता हूँ आपको। पहली बात तो ये कि इस कोर्स के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जेब में रखिएगा। देखिए मैं आपकी एक्सपेक्टेशन बड़ी क्लियर रखना चाहता हूँ। इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि आप क्लाउड के जो सॉल्यूशंस हैं वो पढ़ने के काबिल हो जाए। आप देखिए, एक चीज होती है बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके बेसिक ठीक नहीं होंगे, आप सॉल्यूशन, मैं अगर आपको अभी कहूँ कि फॉर एग्जांपल क्लाउड जो है ना वो हाइब्रिड क्लाउड के लिए गूगल का एक सॉल्यूशन गूगल एंथोस, अब इसका क्या मतलब है? अभी इसके लिए अभी ये सारी चीजें आपके लिए कोई जो है ना क्या कहते हैं, कोई बेसिक कोई सेंस नहीं बनाएंगी, राइट? अच्छा, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, उसमें सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो कि बेसिकली मेरा जो अक्सर मकसद है वो ये है कि मैं आपके सामने वो सॉल्यूशंस रखूं, so that you get ready for the market, not for the certification, because we all understand कि सर्टिफिकेशन और मार्केट में थोड़ा सा गैप होता है। दैट्स द नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, आपने ये बात की कि जैसा आपने ये कहा कि क्लाउड का कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, इसको मैं ना इस तरह रिफ्रेश करता हूँ कि क्लाउड अभी पाकिस्तान में जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वो प्रॉपर नहीं है। अच्छा, अब ये चीज जो है ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, राइट? कि आप क्लाउड को आप क्लाउड को यूटिलाइज कर सकें इन अ प्रॉपर वे, ठीक है? तो क्लाउड का फ्यूचर पाकिस्तान में बहुत है और बहुत सारी कंपनीज क्लाउड के ऊपर जा रही हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम पता है क्या सलमान साहब? वो ये है कि हमारे यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर्स है ना वो इसको मार्केट ठीक नहीं कर रहे हैं। आपके जहन में कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है इस टाइम पे जिसको अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको कहूँ कि आप जाएं और आप क्लाउड पे जाके अपना डाटा सेंटर जो करें, आप मुझे बताएं आपके जहन में कोई नाम है? अच्छा, अगर मैं भी आपको कहूँ कि मुझे राउटिंग स्विचिंग चाहिए तो आप 10 नाम ले आएंगे, नेशनल इंजीनियर्स भी है, फलां भी है, फलां भी है, वो फलां नेट भी है, फलां टेल भी है। लेकिन क्लाउड के लिए आपके जहन में कोई नाम है? नहीं है। हमारे पास बहुत ज्यादा भी हो गया ना, 2 नाम आते हैं सिर्फ, पीटीसीएल और नयाटेल, और वो मार्केट क्या कर रहे हैं? वो स्टोरेज कर रहे हैं। मैं आपके जहन में ना इंशाल्लाह ये 1-2 सेशंस में आई विल ट्राई टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर टू यू कि क्लाउड अब इन 2 चीजों 3 चीजों का नाम नहीं है। अली बाबा का जो सीईओ है उसका अभी जो रिसेंट आया उसने कहा कि यस वी अंडरस्टैंड कि हम अभी मार्केट में बहुत नीचे हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि क्लाउड अब स्टोरेज और कंप्यूट का नाम नहीं है। क्लाउड एक सॉल्यूशन है, राइट? क्लाउड पे आप देखें, अब आप फॉर एग्जांपल आप आज आप देखते हैं एज़्योर के जिस तरह के सॉल्यूशन हैं या गूगल के जो सॉल्यूशन है, गूगल क्लाउड के, मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज किया था कि जैसे वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। हमारा तो तसव्वुर ही नहीं बना, लेकिन तसव्वुर ना बनना एक फायदा हमें ये देता है कि ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये कोविड-19 के बाद पाकिस्तान में तो अब इस चीज ने आना ही है। कितनी, आप मुझे बताएं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अभी हमारी सिचुएशन चल रही है, कितनी जल्दी लोग अपने ऑफिस में रिज्यूम करेंगे? मैं वो बड़े ऑफिस की बात कर रहा हूँ। अभी भी एटलीस्ट आपको 4 to 5 मंथ्स है कि अभी आप नहीं करेंगे। अब उस टाइम को आपने कैसे करना है? तो अब लोग घरों से बैठ के किस तरह काम करेंगे? आप मुझे बताएं कि अगर आपका कॉल सेंटर है, आपको अलाउ ही नहीं किया जा रहा है कि आप वो इकट्ठे बैठ के काम करें, तो मुझे बताएं कि वो आप किस तरह रन करेंगे? राइट? तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। सर सर लव टू गेट अ कोर्स फ्रॉम यू सर। नहीं सर, इट्स माय प्लेयर आप लोगों के साथ जो है ना जाना, और इंशाल्लाह आप लोग ऐसे मैंने कर लिया। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। वो मेरे पास चैट तो नहीं है, कुछ क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर आपके होंगे तो दोबारा आप कर लीजिएगा। अच्छा, एनीवे जी, क्लाउड की एक हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। इसमें से कुछ हमने टच कर ली हुई है, तो मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब सिंपल सा ये है
कि जहां आज आप एक पूरा आईटी प्रोसेस और प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ न्यू सर्विस, क्लाउड आपको कहता है कि आप ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस बेस्ड, यानी खुद आप करें, खुद आप नई जो प्रोक्योर करें। ऑब्वियस सी बात है, देखिए इसमें ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि मतलब अगर मेरी एक टीम है, उसमें से 10 बंदे हैं, तो मैं हर बंदे को अलाउ नहीं करूंगा कि वो अपने नए रिसोर्सेज क्रिएट करे, राइट। लेकिन जिन टीम के बंदों के पास मुझे ये पता है कि वो लोगों को फ्रीक्वेंट चेंज इन रिक्वायरमेंट्स या इस तरीके से हैं, उनको मैं वो यूजर राइट्स दूंगा जिसके थ्रू ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस कर सकते हैं, राइट जी। रैपिड इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? इलास्टिसिटी आप ये याद रखें कि ये वो होता है कि हाउ क्विकली आई रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन माय टेक्निकल रिक्वायरमेंट। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो जूम है। मतलब इससे आई थिंक राइट नाउ नाउ डेज इससे अच्छी कोई एग्जांपल हमारे सामने आ नहीं सकती कि हाउ इलास्टिक इट इज। जिस तरह आप ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का एक सोल्यूशन है जो इस तरह कनेक्ट करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। इसी तरीके से गूगल ने अभी अपना एक एजुकेशन का नाम से एक सोल्यूशन दिया हुआ, इसी तरीके से हेल्थ का एक उन्होंने सोल्यूशन दिया हुआ। अब ये देखिए कि ये आज से पहले तो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, अब जब इनका इस्तेमाल जो है एकदम इतना ज्यादा हुआ है, तो हमें ये समझ आ रहा है कि अगर ये हमारे जो सॉल्यूशंस हैं और ये इलास्टिक ना होते, तो आज अगर एकदम इंक्रीज इनकी रिक्वायरमेंट हो गई है, तो कभी भी दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड दीज चेंजिंग्स, राइट। जैसे आप जूम की एग्जांपल देखते हैं, तो जूम में कभी आपने डाउन टाइम नहीं देखा, ठीक है, वो एक इशू हुआ, लीक, जो इन्फॉर्मेशन लीक था, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमेशा आपके जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए हमेशा ऑन रही, दैट इज नोन एज रैपिड इलास्टिसिटी। रिसोर्स पूलिंग, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन टू दिस पार्ट, कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो अगर साइलो में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कंपनी 1 है, इसके एक अपने रिसोर्सेज हैं, ये कंपनी 2 है, इसके अपने एक रिसोर्सेज हैं जो कि एक अपने साइलो में। लेकिन अगर हम ये सारे जो हैं इनको कनेक्ट कर दें आपस में, जो कि आज तकरीबन हर कंपनी कर रही है, जैसे आप ये देखिए, ये एक हमने रिसोर्स पूल बना दिए। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 5G के बाद जो है ना, एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको कहते हैं रिसोर्स स्लाइसिंग। सॉरी, ये स्पेलिंग गलत हो गई, स्लाइसिंग, स्लाइस जिस तरह होता है, क्या होगा स्लाइसिंग। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, जिस तरह हम हुआवे का हम देख रहे थे, वो एक सोल्यूशन ये है कि देखिए अभी तो हुआवे जो है वो एक जिस तरह मतलब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, लेकिन फ्यूचर में वो जो एक आप समझ लें कि जो रिसोर्सेज हैं वो बैंक्स को भी देगा, पुलिस को भी हो सकता है दे, आपकी जो एफएमसीजीज हैं इनको भी प्रोवाइड करेगा, और वो स्लाइस कर देगा। यानी एक स्लाइस जो है वो आप समझ लें कि आपके स्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो आपके बैंक्स यूज कर रहे होंगे, राइट। इसी तरीके से आपके जो एफएमसीजीज हैं, आपके होटल्स हैं, आपके ये सब चीजें, ये जो रिसोर्स पूलिंग है, ये अब आपका फ्यूचर है। टू द एक्सटेंट आप हैरान होंगे कि जो आपकी ईआरपीज हैं, यानी जो ये आपके कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव पोर्टल्स जो होते हैं जिसमें सैप है और ये सारी चीजें हैं, ये भी अब जो है ना डेडिकेटेडली यूज नहीं हो रही है, राइट। जो क्लाउड की एक बहुत बड़ी साइट जो मार्केट कैप्चर कर रही है वो है कि ईआरपीज ओवर क्लाउड, और उसमें जो उन्होंने सबसे पहले लिया वो सैप है ना, जो है वो ओवर दी क्लाउड है, जिसमें आप जो ये AWS और एज्योर और गूगल, ये तीनों उसकी सर्टिफिकेशन बकायदा दे रही हैं, जिसमें आप बकायदा ये देखते हैं कि सैप का पूरा सोल्यूशन जो है वो आप क्लाउड पे लेके आए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है एक्चुअली रिसोर्स पूलिंग के ऊपर बात हो रही है। अच्छा, इस पे थोड़ी सी जो आपकी चाहिए होगी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, वी ऑल नो, हम सब आईटी से तकरीबन ताल्लुक रखते हैं, और हमें पता है कि जब भी हम अपनी रिसोर्सेज को प्लान करते हैं, मैं हार्डवेयर रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, उन रिसोर्सेज को हमेशा वी ऑलवेज डिजाइन ओवर द पीक, राइट। दिस इज क्वाइट अंडरस्टूड पॉइंट। अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि यार मेरा जो प्रोसेसर है वो पीक पे 4 क्वाड लेता है, तो फिर मैं 4 क्वाड के ही प्रोसेसर का लैपटॉप लूंगा। हालांकि वो हर वक्त तो नहीं हो रहे, अब जब वो वीकेंड पे भी नहीं होते, लेकिन वो इवन इन अ डे भी वो इतने ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं होते। लेकिन मेरी जो डिजाइनिंग होगी
वो पीक पे होती है और पीक इंटू 85% पे होती है। चलें हम इतना करते हैं कि कई रियलिस्टिक कंपनी जो है वो 100% पीक पे नहीं करती, वो पीक इंटू 85% पे कर लेती है। लेकिन आप इस चीज को तो समझें कि आपने इस टाइम पीरियड पे आपका जो रिसोर्सेज हैं वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं। अब ये देखिए कि ये यहाँ तक जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं ये इस्तेमाल हुआ है, फिर आपका ये रिसोर्सेज और कम हो गए। हाँ, एक पीरियड पे जाके सिर्फ आपके जो रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमम पे चले गए। लेकिन मुझे बताएं इस एरिया का आप क्या करेंगे जिसके लिए आप खामखा जो है वो एक पैसे पे कर रहे हैं। अब इसका आप क्या करेंगे? क्लाउड आपको क्या ऑफर देता है? क्लाउड आपको ये ऑफर देता है कि जिन टाइम्स पे आप की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, आप लो प्रोफाइल वीएम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और उतने का ही मुझे पे करें आप। और अगर आपको फील होता है कि ये मैक्सिमम पे चला गया तो मैं आपको बड़ा वाला वीएम दे दूंगा। और ये जो स्विचिंग है, ये वाली स्विचिंग जो है ये मैं आपके लिए ऑटोमेटिक कर देता हूँ। अब मुझे बताएं ये कैसा सोल्यूशन हो गया कि जब T1 पे आपकी रिक्वायरमेंट्स कम थी तो आपके वीएम भी लो प्रोफाइल का था, लेकिन जैसे ही आपका T3 पे आपकी प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई तो वो वीएम ऑटोमेटिकली आपका स्विच कर जाएगा टू दी हायर प्रोफाइल वीएम, राइट। तो ये अच्छा, एक और चीज इसमें मजे की चीज ये आ गई कि जिस टाइम पे तो आप लो प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे इस ड्यूरेशन पे जो मेरी बिलिंग है वो मेरी किसके अगेंस्ट होगी? इस वीएम के अगेंस्ट होगी। अब ये देखें ये इससे भी लो है। अब यहाँ पे जो वीएम है वो इससे भी लो प्रोफाइल पे है और जो लास्ट आप देख रहे हैं उसमें जो आपका प्रोफाइल है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो जो बिलिंग है, जो आपकी सर्विसेज मैयर हो रही हैं वो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट होगी, पे एज यू गो मॉडल पे होगा, राइट। ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है क्योंकि ट्रेडिशनल आईटी में ऐसा नहीं होगा। आपने जो इक्विपमेंट खरीदा वो हायर स्पीक पे आप खरीदेंगे, लेकिन क्लाउड पे जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही के ऊपर वो आपका इस्तेमाल होगा। लास्ट चीज है जी ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। हमने इस चीज को भी बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया कि आपकी जो नेटवर्क एक्सेस है, क्लाउड की नेटवर्क एक्सेस है वो ब्रॉड है। आप इंटरनेट के थ्रू करना चाहें, इंट्रानेट के थ्रू करना चाहें, एक्स्ट्रानेट के थ्रू करना चाहें, आप पाकिस्तान में हैं आपके लिए वही क्लाउड होगा, आप कनाडा में हैं आपके लिए वही क्लाउड होगा, आप यूके में हैं आपके लिए वही क्लाउड होगा। द पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आपने कोई सर्विस बनाई है, फॉर एग्जाम्पल वो कनाडा बेस्ड कंपनी के लिए बनाई है, अगर आप क्लाउड पे बना रहे हैं तो क्लाउड इज क्लाउड, राइट। उसमें फिर कोई फर्क नहीं है कि आप जो है ना उसको आई मीन कि आप कनाडा के लिए बना रहे हैं या अफ्रीका के कंट्रीज के लिए बना रहे हैं, बिकॉज आपके पास पूरे क्लाउड की रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैं पाकिस्तान से बैठ के भी अगर आप मुझे कहेंगे यार आप साउथ अफ्रीका के डाटा सेंटर में आप कोई होस्ट रिजाइड करें, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा पूछें कि एक्स्ट्रा नेट किस चीज को कहते हैं? देखिए इंटरनेट और एक्स्ट्रा नेट में फर्क क्या होता है। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट और इंट्रानेट जो है ना, हम ये समझते हैं कि इंटरनेट और आपकी जब भी देखें आप अपने कोई भी रिसोर्सेज जब इंटरनेट पे देते हैं तो आप एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि जी मुझे इंटरनेट पे आपने ये कनेक्टिविटी देनी है। लेकिन हारिस साहब मुझे ये बताएं कि क्या इंटरनेट पे जो आपको पाइप मिलता है वो आपके लिए होता है या शेयर्ड होता है? सॉरी मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि अगर इंटरनेट पे आप कोई कनेक्टिविटी ले रहे हैं वो कनेक्टिविटी सिर्फ आपके लिए होगी कि वो शेयर्ड होगी? वो शेयर्ड होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप इस तरह मिसाल ले लें कि मैं i8 से क्लाउड को एक्सेस करता हूँ। अब i8 में अगर एकदम
2000 बंदे ऑन हो गए, तो इंटरनेट पे तो हम शेयर्ड है ना। तो आप देखते हैं कि पीक टाइम्स के ऊपर आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। ये क्यों है? क्योंकि इंटरनेट। एक्स्ट्रानेट क्या है कि आप अपने आई8 से, जिस जगह से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ टू द क्लाउड, वहां पे मैं डेडिकेटेड मीडिया लूं, एक फिक्स्ड लाइन सर्किट लूं। अच्छा, वो फिक्स्ड लाइन सर्किट जो है ना वो मेरे लिए होगी सिर्फ, ठीक है, वो किसी और के लिए नहीं होगी। उस पर कोई डेडिकेटेड, उस पर कोई और नहीं आ सकेगा, राइट। तो ये हर सब आपको क्लियर हुआ इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का फर्क। एक्स्ट्रानेट में आपके पास डेडिकेटेड सर्किट होता है, ठीक है, और ये आप ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में पीटीसीएल से आप ले सकते हैं, ट्रांसवर्ल्ड से ले सकते हैं, एंड आई एम श्योर आपके भी कंट्रीज में जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे लेते हैं, भले आप बहुत अच्छा इंटरनेट भी लें, लेकिन वो इंटरनेट डेडिकेटेड नहीं होता। अब आप इसकी एग्जांपल हर सब ये देखें कि इंटरनेट पे अगर आपको वो कहता है जी मैं आपको 8 Gbps की स्पीड दे रहा हूँ, क्या वो 8 Gbps होता? नहीं होता, बिकॉज ये उसका कमिटेड रेट है, पीक रेट है। लेकिन अगर आपके इंटरनेट पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं तो ये 8 Gbps हो सकता है, 2 Gbps पे भी चला जाए। लेकिन जब आप डेडिकेटेड मीडिया पे आते हैं फिर आपसे ये चीज नहीं होती, ठीक। नहीं, कोई मसला नहीं जी, आप जब भी कंफ्यूजन हो तो वो आप दूर कर सकते हैं। अच्छा जी, बिफोर गोइंग टू द एडवांटेजेस, मैं क्विकली से करता हूँ, उसके बाद हम जरा 15 मिनट्स की जरा प्रेयर ब्रेक ले लें, बिकॉज यहाँ मगरिब का टाइम हो गया। तो इंशाल्लाह हम 7:45 पे फिर रिज्यूम कर लेंगे। लेकिन मैं इससे पहले आपको ये जरा एडवांटेजेस जो है ना आपके सामने रखूं, बिकॉज बहुत सारे जो एडवांटेजेस हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। ग्लोबल इन मिनट्स, अब देखिए इसका क्या मतलब है। आपने कहीं पे भी, आप अभी बैठे हुए हैं, अगर आप और मैं अभी चाहें जाके स्टोरेज बनाना चाहें, बैकअप लेना चाहें, इट कैन बी डन इन अ मिनट्स। ठीक है, आप वीएम बनाना चाहें, अब हारिस साहब और जाहिद साहब को तो आइडिया है कि हम लोगों ने बनाए थे वीएम, तो हमें पता है कि कितनी देर में वीएम बन गया था, बल्कि उस दफा तो कुछ ज्यादा टाइम लग गया था। वरना अदरवाइज तो आपके 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में आपके कितने वीएम्स बन जाते हैं, और एक टाइम पे आप मल्टीपल वीएम्स भी बना सकते हैं। तो यू कैन गो ग्लोबल इन अ मिनट्स। आज आप सोचते हैं कि यार मैंने एक जो है ना डेटा एनालिसिस के हवाले से ना एक सोल्यूशन बनाना है, सोचने की जरूरत नहीं है। आपके पास क्लाउड पे सर्विस अवेलेबल है, आप एक अच्छे आर्किटेक्ट हैं, आप अभी जाएं, कनेक्ट करें और यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस राइट नाउ। बिकॉज आपको देखिए ना, एक मार्केट है जहां पे रेंट पे आपको हर चीज अवेलेबल है, आपने वो रेंट पे लेके तो बस उसको कनेक्ट करना, ठीक है जी। इसी तरीके से वेरिएबल वर्सेस कैपिटल एक्सपेंस, तो हमने देखा था ये दो टर्म्स हैं जो हम इंशाल्लाह करते रहेंगे आगे बात भी। एक है जनाब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक है आपका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। फर्क क्या है इनमें जनाब? देखिए, आप घर खरीदते हैं, आपने घर खरीदा, आपने उसकी कैपिटल कॉस्ट पे की, अभी आपकी कैपिटल कॉस्ट बन गई। अब उस घर में पौधे में लाइट खराब हो गई, या कोई छोटे मोटे मसले हो गए, गीजर खराब हो गया, अब ये जो आपके डेली रूटीन के टास्क हैं, इसको आप कहेंगे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। देखिए, क्लाउड जो है ना वो कहता है कैपिटल तो आपको कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, ऑल ओपेक्स बेस्ड मार्केट है। क्लाउड इज ओपेक्स बेस्ड मार्केट, ओपेक्स बेस्ड मार्केट। आपने घर खरीदना नहीं है, आपने घर किराए पे लेना है। आपने आईटी एसेट्स खरीदने नहीं है, आपने आईटी एसेट्स को यूज करना है। अब इसकी आम जिंदगी में मिसाल ये है कि अगर मैंने यूएई जाना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है कि मैं वहां पे फ्लैट खरीदूं, वो तो फिर अगर मैं किसी बहुत मतलब शाहाना आदमी हूँ फिर तो मैं चले कर सकता हूँ। वरना अदरवाइज क्या होगा कि आप मुझे कहेंगे अच्छा यार आप होटल ले लें, ठीक है, आप जितने दिन वहां रहना है उतना पे करें, क्योंकि आपने कौन सा परमानेंट रहना। अब हमारी जो नेचर ऑफ आईटी जो बिजनेसेस हैं वो वो शॉर्ट स्पैन के हैं, राइट। तो आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हाई रिक्वायरमेंट्स या लो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको ओपेक्स बेस्ड चाहिए। यू डोंट नीड टू गो फॉर द कैपेक्स बेस्ड मॉडल के ऊपर, जिसकी हमने कुछ वजूहात पीछे हमने देखी कि हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारी पीक है, और आपको गेस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये कमर्शियल जो है ना कॉमर्स के लैंग्वेज में एक टर्म यूज किया थी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो सिंपल सी बात ये है कि आप देखते हैं कि जो आपका बिग कैश एंड कैरीज होते हैं
वहां पे आपको डिस्काउंट क्यों मिल रहा होता? आम दुकान पे तो नहीं मिल रहा होता। वो क्या अपनी जेब से तो नहीं आपको पैसे दे रहे होते ना। वो ये होता है कि जब जो बिग कैश एंड कैरी जैसा वॉलमार्ट है, कैरेफोर है, ये इंटरनेशनल चेन्स हैं, उनकी प्रिक्योरमेंट, अब जैसे उन्होंने पेप्सी की बॉटल लेनी है, वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया में वो कितनी ले रहे होंगे, राइट? तो उससे फायदा क्या होता है कि जब वो किसी एक वेंडर के साथ जाते हैं, वो उनको बहुत हैवी डिस्काउंट्स देते हैं, जो कि इन टर्न ट्रांसफर करते हैं कस्टमर को। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। 2 इयर्स बैक आई वाज इन अ प्रोजेक्ट जिसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो माइक्रोवेव नेटवर्क है, वो क्योंकि मैं यूफोन में अलहमदुलिल्लाह जॉब करता हूँ, तो हमारा जो पेरेंट कंपनी है वो एतिसलात है। और एतिसलात जो है वो तुम्हें 8-9 ऑपरेटर्स के साथ काम कर रही है, जिसमें यूफोन भी है, फिर पीटीसीएल भी है, फिर एक नाइजीरिया में भी है, सऊदी अरब में भी है, यूएई में खुद है, इंडिया में भी छोटा सा एक नेटवर्क है इनका, और अफगानिस्तान में भी है। इन्होंने क्या किया कि हम सबको बुला लिया। मैं पाकिस्तान से यूफोन को रिप्रेजेंट कर रहा था अलहमदुलिल्लाह। तो उधर वहां पे उन्होंने कहा कि यार आप जो अपने ममालिक में प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं माइक्रोवेव की, आप एक काम करें कि आप यहाँ एतिसलात के फोरम से करें। आप एतिसलात के मतलब हर कंपनी अपना अपना लेके है कि कितना कितना उनको माइक्रोवेव चाहिए, और आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट करें ये एतिसलात के रेफर से। आप बिलीव करेंगे कि तकरीबन हमने 80 to 100 मिलियन डॉलर की सेविंग की थी वहां पे, 80 to 100 मिलियन डॉलर की। और ये वो सेविंग है जो मैं आज पे कर रहा था, उसके अगेंस्ट जो मुझे सेविंग मिली है। और फिर बाकी ऑपरेटर्स पे अलग से जो है ना वो उनको सेविंग वहां पे मिली। वो क्या थी? इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। जब हमने ह्यूज रिक्वायरमेंट वेंडर के सामने रखी, उसने हमें ह्यूज डिस्काउंट्स किए। इसी तरीके से इंक्रीज स्पीड एंड एजिलिटी। तो स्पीड और एजिलिटी, इसके बारे में हमारी बात हो गई है कि हम कितने क्विकली अपनी मार्केट रिक्वायरमेंट को हैंडल कर पा रहे हैं। जैसे हमने जूम की एग्जांपल देखी, टीम की एग्जांपल देखी। फोकस ऑन बिजनेस डिफरेंशिएटर, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वजह से कि अगर आज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके जहन में क्या क्या चीजें होंगी। अगर हम आईटी के स्टार्टअप की बात करेंगे, अच्छा यार मैंने एक आईटी एसेट्स भी बनाने हैं, मुझे एम्प्लॉयज भी चाहिए, और फिर उसके बाद जो मेरा एक प्रोडक्ट है वो क्या है। तो क्लाउड आपको क्या कहता है कि आप अपने बिजनेस की तरफ फोकस रखें, जो रिक्वायरमेंट्स है उसको छोड़ दें। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, और आई रियली इनकरेज कि आप ये जरा पढ़िएगा। ये एक बिजनेस है बोटिफाई। ये पाकिस्तान का एक लड़का है, बंदा है, और उसने मेरे ख्याल में गालबन घर में ही, जो मैंने उसका इंटरव्यू देखा तो वो घर में ही लग रहा था, तो उसने वहां से कॉन्सेप्ट शुरू किया। और अब इस टाइम वो काफी बहुत ज्यादा, बल्कि इवन बाहर के मालूम है। बोटिफाई पता है क्या कॉन्सेप्ट होता है? कि अक्सर का आप वेबसाइट्स के ऊपर जब जाते हैं, तो वहां पे वो आपको वो कहता है कि जी अच्छा सर, यू डू नीड एन असिस्टेंस। अब उसके पीछे कोई बंदा तो नहीं बैठा होता। पहले होता था, आपको याद होगा कि जब हम कोई क्वेश्चन करते थे, वो कहते थे अच्छा जी फलां जो है ना वो भी आपको कर रहा है, फिर उसके बाद वो रिप्लाई करता था। अब वो सारे जो है ना वो रोबोट्स बैठे हुए हैं। अच्छा, आप देखिए, आपने जब भी बैंक कॉल की होगी लास्ट टाइम, आप मुझे बताएं आपकी कितनी रिक्वायरमेंट्स थी जो बिल्कुल नहीं हो। वो एक ऐसी होती है ना, या आपने क्रेडिट अपने उसका बैलेंस देखना होता है, ठीक है, किसी चीज को आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेंगे, राइट, बैलेंस आप देखेंगे। यही चीज है ना सारी आपके पास, या आपको नया प्रोडक्ट लेंगे, नए प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे। तो वो उन्होंने ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस से सारी चीजें उनको समझाई होती हैं। अब ये मैंने आपके सामने बॉटिफाई की एग्जांपल क्यों रखी, क्योंकि उसने गूगल क्लाउड के ऊपर अपना सारा सोल्यूशन बिल्ड किया हुआ। अब वो कहता है कि जी मुझे कोई आईटी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सारा मैनेज तो गूगल क्लाउड कर रहा है। मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंशिएशन है उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ये है फोकस ऑन बिजनेस डिफरेंशिएटर। और स्टॉप गेसिंग कैपेसिटी, ये हमें बात समझ आ गई कि आपने जो कैपेसिटीज हैं उनको गेस नहीं करना। ठीक है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट आपने लेनी है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो सर इफ यू पीपल डोंट माइंड, तो हम कैन वी हैव अ 15 मिनट ब्रेक। इंशाल्लाह फिर हम इसको 8 बजे तक इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे, जस्ट क्योंकि नमाज का टाइम हो गया। तो कैन वी हैव 15 मिनट ब्रेक? एक ये तरीका हो जस्ट 15 मिनट में इंशाल्लाह फिर रिज्यूम करते हैं। इज इट ओके फॉर एवरीवन? चलें चलें, बस इंशाल्लाह अभी मेरे पास 7:35 हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम 7:50 पे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक, ये मेरा ओपन है, हम इसी पे इंशाल्लाह फिर आते हैं। जज़ाकल्लाह। अगर मार्केट में जाते हैं, आपको कौन कौन से यूज केसेस मिलेंगे? ये देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आपने इन ऑर्डर टू गेट रेडी फॉर द जॉब मार्केट,
ये यूज केसेस आपको समझने बड़े इंपॉर्टेंट है, मुझे और आपको, हम दोनों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आप जब मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो आपको कहते हैं कि यार हमारे ना डेटा का बैकअप ओवर द क्लाउड बना दें। अच्छा, डेटा का बैकअप का क्या मतलब है? देखिए, आपने एक स्टोरेज ली, आज आपने एक स्टोरेज रखी है अपने पास, ठीक है? वो स्टोरेज जो डिवाइस है उस वो है 1 टेराबाइट की। आपने उसमें से 500 जीबी यानी 50% आपने यूज कर ली, और आपने कहा कि यार ये 50% जो मैंने यूज किया इसका बैकअप भी तो बनाना ना। तो आप उसका बैकअप किधर बना देंगे? आप उसका बैकअप जो है फिर उसी ड्राइव में ही रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो स्टोरेज की सिर्फ 50% इस्तेमाल के ऊपर आप पूरी स्टोरेज को, उसके एक्सपेंस को बेयर कर रहे हैं। बात क्लियर है ना? देखिए, आपकी 500 जीबी इस्तेमाल हुई, 500 जीबी का बैकअप बना, और बाकी आपकी जो इस्तेमाल है वो तो आपका 500 जीबी था, लेकिन आप कॉस्ट कितनी 1 टेराबाइट की पे कर रहे हैं। अब ये एक अनफेयर है ना, आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। फिर हमने बात की कि आप, मैं, एक स्टार्टअप कंपनीज है, हमारे लिए तो ये छोटी छोटी कॉस्ट जो है ये बहुत मैटर करेंगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, क्लाउड आपको क्या कहता है कि यार आप जो अपना एक्टिव डेटा है ना वो तो रखें अपने पास, ठीक है? आप अभी नहीं उसको क्लाउड पे लाना चाहते, आप उसको अपने पास रखें, लेकिन उसका जो बैकअप है वो आप क्लाउड पे रख लें। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो बैकअप होता है, आपने भी जितना भी आज तक अपना बैकअप रखा है, वो कितना फ्रीक्वेंट एक्सेस होता है उसकी? वो तो तभी चाहिए होता है ना जब एक्टिव आपका डाटा डाउन हो जाए, तो आप बैकअप को रिट्रीव करते हैं, लेकिन आपकी हर वक्त तो इस्तेमाल में नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा बैकअप्स जो हैं वो हर वक्त एक्सेस नहीं करते। तो क्लाउड आपको कहता है कि यार मेरे पास ना एक बड़ा जबरदस्त स्टोरेज का सोल्यूशन है, आप उस पे अपना डाटा रखवा दो, ठीक है? उस पे अपना डाटा रखवा दो, और आपको जो एक्टिव है वो आप अपने पास रखें। चलें जी, बहुत अच्छा डिसीजन हो गया। लेकिन आपके जहन में सवाल है कि इसका फायदा क्या हुआ? जब मैं ये काम तो मैं अपने पास भी रख सकता था, तो मैंने क्लाउड पे क्यों रखा? अब देखिए, दो फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि आपका डाटा बैकअप सिक्योर हो गया। पहले आपने वही डाटा बैकअप जो है अपनी ड्राइव में ही सेव करना था ना, और वो ड्राइव अगर खुदा ना खास्ता डाउन हो जाती, तो आपका तो जो जितना भी बैकअप था वो सब उड़ जाना था। अब क्लाउड पे क्या होगा कि अगर आपका एक्टिव डाटा जहां पे भी पड़ा हुआ है, अगर वो खुदा ना खास्ता किसी वजह से डाउन हो गया, तो इंटरनेट पे तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। देखिए ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। आपकी जो ड्राइव है, आज आपकी लैपटॉप की जो है, अगर अब देखिए मैं जैसे यूफू में हूं, तो हमें वन ड्राइव की एक ऑप्शन मिली हुई है कि आप वन ड्राइव पे अपलोड कर लें। खुदा ना खास्ता इसकी स्टोरेज या स्टोलन केस हो जाता है, तो मेरा तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो डेटा तो रिट्रीव होने में मुझे बड़ा मसला देगा, ठीक है? तो क्लाउड जो पहली चीज आपको कहता है वो कहता है जी डेटा बैकअप ले। अभी अच्छा, दूसरा इसका फायदा क्या है? दूसरा इसका फायदा कॉस्ट का। अब ये जरा आप जहन में रखेंगे, जो मैं लफ्ज कॉस्ट का ले रहा हूँ ना, ये मैं क्या ले रहा हूँ, ये मैं अभी के अभी आपको इंशाल्लाह एडब्ल्यूएस में दिखाऊंगा। फिर दूसरी चीज आगे जनाब, डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी क्या होता है? देखिए, आपने ना एक डेटा सेंटर बनाया पाकिस्तान में, आप अपनी कंपनी है और आपने एक डेटा सेंटर जिसमें आपकी सारी जो है ना कंप्यूटर, अब आपकी जितनी सर्विसेज हैं वो सारी आपकी चल रही हैं, ठीक है? वो डेटा सेंटर के लिए एक आप प्रेमिसेस में रखते हैं। अच्छा, अब वो जो प्रेमिसेस में रखते हैं तो आप किस तरह का डिजाइन करते हैं? आपने पावर भी मेक श्योर करनी है कि पावर ऐसी हो, अगर वापडा चली जाए तो आपका डाटा सेंटर डाउन हो जाए? नहीं, आपका डाटा सेंटर तो अप रहना चाहिए। अच्छा, आपने जनरेटर लगा दिया, अब जनरेटर में तो हर एक बंदे को पता है वो आधा मिनट, 1 मिनट जो है ना वो लेता है इन ऑर्डर टू रीस्टार्ट एंड इन ऑर्डर टू गेट देयर डाटा। अब उसमें आप क्या करेंगे? अब यूपीएस लगाते हैं। जनरली ना आपका जो डाटा सेंटर की पावर्स मैनेज होती है ना, वो इस सीक्वेंस में होती है। सबसे पहले आपकी वापडा, वापडा अगर अच्छा डाटा सेंटर है तो वापडा की भी दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लेता है, वो डिफरेंट ट्रांसफार्मर से लेता है। अच्छा, उसके बाद आप जाते हैं यूपीएस पे, क्योंकि यूपीएस में वो अनइंटरप्टेड होता है ना, तो वो आपकी सर्विस को डाउन नहीं होने देता। अच्छा, अब यूपीएस जो है उसकी मैनेजमेंट बहुत महंगी है। अब 10 घंटे यूपीएस पे चलाएं, 10 घंटे जनरेटर पे चलाएं, जनरेटर बहुत सस्ता पड़ता है। तो वो यूपीएस जो है वो भी शिफ्ट कर देता है दोबारा जनरेटर पे। क्यों? क्योंकि वो अनइंटरप्टेड हो गया।
अब उसने दोबारा जनरेटर पे दे दिया, जनरेटर भी आपके पास 2 हो सकते हैं, ठीक है? ये डिपेंड करता है आपका डाटा सेंटर किस लेवल का। लेकिन ये मैं आपके सामने कॉस्ट फैक्टर रखना चाह रहा हूँ, खुद सोचें कि कितनी कॉस्ट आपको चाहिए होगी। ये तो हो गया ओनली पावर पार्ट। मुझे बताएं टेम्परेचर, फायर अलार्म, स्मोक अलार्म, स्मोक कंप्रेसर, स्मोक स्मोक डिटेक्टर, क्या-क्या चीजें आपको लगानी पड़ेंगी, सिक्योरिटी उसकी, और वो वॉल्ड होना चाहिए, क्या-क्या कुछ होना चाहिए। एक डाटा सेंटर में ही ये सारी चीजें आप हमेशा ज़हन में रखते हैं। आम जगह पे डाटा सेंटर नहीं बनते हैं। अच्छी कंपनीज़ के जो डाटा सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब खुदा ना खासा ये पूरी साइट जो है या जो पूरा आपका एरिया है, आपकी जो पूरी फैसिलिटी है, उसमें कोई मसला आ गया। फिर फिर आपका क्या होगा कि आपको एक और डाटा सेंटर भी बनाना पड़ेगा, ताकि खुदा ना खास्ता अगर ये पूरी साइट डाउन हो जाती है, तो मैं दूसरी साइट से जाके डाटा उठा लूँ। अच्छा, जहाँ पे साइट लेवल पे आप जो रिडंडेंसी क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं डिज़ास्टर रिकवरी। जहाँ ट्रैफ़िक के अपने आप समझ लें कि जो आपका जो डाटा है, उस पे क्रिएट करते हैं, तो वो डाटा बैकअप है। फ़र्क इन दोनों में ये है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आई? ये 2 यूज़ केसेस क्लाउड पे बहुत ज़्यादा हैं। बिकॉज़ डिज़ास्टर रिकवरी में मुझे क्लाउड क्या कहता है? क्लाउड कहता है कि यार आपको ना पावर मैनेज करने की ज़रूरत है, ना रिसोर्सेज़ मैनेज करने की ज़रूरत है, ना सिक्योरिटी करने की ज़रूरत है, ना फायर, स्मोक। यार जब ये सब चीज़ें तो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप एक काम करो कि आप डिज़ास्टर रिकवरी साइट मेरी क्लाउड पे बना लो। एक्टिव साइट आपके पास है, डिज़ास्टर रिकवरी साइट मेरे पे रख लो। खुदा ना खास्ता एक्टिव साइट डाउन हो भी जाती है, तो आप डिज़ास्टर रिकवरी साइट से सारा उठा लो, और जब आपकी रिस्टोर कर जाएगी, तो आप उसको दोबारा एक्टिव साइट पे चले जाओ। अब फिर आपका सवाल जो है ना वो ये फिर दूसरी तरह आएगा कि यार इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो वो फ़ायदा है आपका कॉस्ट के ऊपर। अब यहाँ तक मुझे बताएँ, पहले बात समझ आ गई? ठीक है। हारिस साहब और ज़ाहिद साहब, उम्मीद है आपको भी ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको स्विच करके ना ज़रा इंटरनेट पे लेके जाता हूँ और आपको ज़रा ये जो मैं बार-बार कह रहा हूँ ना, कॉस्ट का फैक्टर, ये ज़रा थोड़ा-सा वी विल ट्राई कि क्या कॉस्ट का फैक्टर है, ठीक है? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ज़रा एक्सेस कर लूँ हम एडब्ल्यूएस का पोर्टल को मैं ज़रा कर लूँ। अच्छा सर, आपको ब्राउज़र मेरा नज़र आ रहा होगा, बस मुझे एक दफ़ा अफ़र्म कर दें, ताकि मैं ये ना हो कि कुछ बताता जाऊँ और आप हाँ, चलें ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मैंने सिंपल क्या किया, मैं इधर से आया, बल्कि आपके सामने ही करता हूँ ना। मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा एडब्ल्यूएस कैलकुलेटर, ब्राउज़ किया, यहाँ पे एक है ये कैलकुलेटर डॉट एडब्ल्यूएस, इस पे मैं चला गया। यहाँ पे मैं कहता हूँ क्रिएट एस्टीमेट, ठीक है? क्रिएट एस्टीमेट कर लेते हैं जी। अच्छा, वो उसमें मुझे सारी सर्विसेज़ दिखा रहा है। अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो अभी इंशाल्लाह आपको भी बताऊँगा। S3 ये स्टोरेज की एक सर्विस है, ये वाली, ठीक है? इसको मैं कर देता हूँ जनाब कॉन्फ़िगर। अब ज़रा आप इमेजिन करें कि एक स्टोरेज आपकी है, मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो बैकअप और आर्काइव जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जी आप डिज़ास्टर रिकवरी करें, मुझे कॉस्ट में क्या फ़ायदा देगा? अच्छा, उससे पहले मैं आपको सिंपल स्टोरेज दिखा रहा हूँ। ये वो स्टोरेज है जो मुझे हर वक़्त एक्सेस करनी है। देखिए उस्मान साहब, आप मुझे ये बताएँ कि आप अपनी जो सीवी है, वो आजकल कितनी एक्सेस करते हैं? हर वक़्त एक्सेस करते हैं ना? लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप आज एक कंपनी में जॉब करते हैं और आप एक बजटिंग की कोई शीट बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपने 2018 में भी बनाई, 19 बजटिंग शीट होती है ना जो आप कंपनी की बजट करने के लिए करते हैं। अब आप उसको डिलीट तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको मैं ऐसी जगह पे रख दूँ जहाँ मुझे एक्सेस ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है? तो अब मैं यहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन एज़ इट एंड्स। जी ठीक है, मैंने जी लगाया हुआ रिकॉर्डिंग में, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग में दे दूँगा आपको। तो हम बात कर रहे थे कि अच्छा अब मैंने ना स्टोरेज क्रिएट करनी है। एक टाइप ये है कि मुझे हर वक़्त फ्रीक्वेंट एक्सेस चाहिए। नंबर 2 ये कि यार मुझे हर वक़्त एक्सेस नहीं चाहिए, कभी-कभार चाहिए, लेकिन जब मैं एक्सेस करूँ, तो जल्दी से ओपन हो जाए।
उतना जल्दी नहीं जितना मुझे हर वक्त एक्सेस करने पे। और एक है आर्काइव, बस उसको तुम डेटा बैकअप को आर्काइव में डाल दो। अगर वो आर्काइविंग करने में मुझे 1-2 घंटे भी लग जाते हैं, आई डोंट माइंड, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। अब ये जरा आप कंपैरिजन देखें, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्यों वो 2 यूज केसेस जो है ना वो कंपनी के बन रहे हैं। तो ये देखिए, अब अभी आपको समझना है, नो प्रॉब्लम। ये S3 स्टैंडर्ड है, मैंने सिंपल S3 स्टैंडर्ड किया हुआ है। डेटा ट्रांसफर को मैं बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी 100 GB पर मंथ इसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। तो ये तो मुझे बहुत कम ही दिखा रहा है S3 स्टोरेज, तो सॉरी 1000 GB, 100 GB तो बहुत ही थोड़ा हो गया। अच्छा जनाब, ये आपको क्या कहता है जनाब, 1000 GB पर मंथ, ये कितनी एक्सेस है जनाब इसकी, $23। वैसे बाय द वे ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे ना ये जो डेटा है ना, ये हर वक्त एक्सेस नहीं करना, कभी कभार एक्सेस चाहिए होती है, कभी कभार नहीं भी चाहिए होती है, और जब चाहिए होती है तो मैं थोड़ा सा उसको ओपन होने के लिए वेट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको किया खत्म। भैया भाईजान क्या हो गया? सेव एंड सी कहीं और ही चला गया। हम AWS प्राइस कैलकुलेटर में जाते हैं, क्रिएट एस्टीमेट करते हैं, S3 में आते हैं, एक पेज चला गया। अच्छा, इसको किया जनाब कॉन्फ़िगर। हाँ जी, अब मैंने क्या किया कि इसको मैं स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंस को खत्म कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ S3 स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ठीक है, ये एक और सोल्यूशन है, कोई बात नहीं, अगर अभी आपको ना भी समझ आए तो बस समझने की खातिर कि इसको आर्काइव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1000 GB जिसा मैंने पहले किया था, जब ये किया तो आप हैरान हो गए कि आपकी कॉस्ट 50% कम हो गई। कितने? 50%। अब 100 GB पर मंथ जो है वो कितने डॉलर्स में आपको मिल रहा है? 12.5। वुड यू इमेजिन? अच्छा, अभी आपकी हैरानगी जो है उसको कंट्रोल में रखिएगा, तो आप ये देखें कि अगर मैं इसको भी खत्म करके एक और सोल्यूशन ले आऊं, S3 ग्लेशियर, ये है वो आर्काइविंग वाला, जिसमें हो सकता है मुझे 2 घंटे भी लग जाएं। और यहाँ मैं अगर 1000 GB, वही चीज 1000 GB पर मंथ रखूं, तो कितनी है ये, आप अंदाजा लगाएं। GB पर मंथ कितना है जनाब? 4 USD। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1000 GB पर मंथ को आर्काइव कर रहे हैं, 1000 GB 1 TB, आपको इसकी कितनी कॉस्ट पड़ रही है? $4 का मतलब है कि 700 रुपए। 700 रुपए में 1 TB पर मंथ आप आर्काइविंग कर सकते हैं। नाउ यू सी कि क्यों इतना बड़ा यूज केस बन रहा है अभी ये। ठीक है, ये जब हम डेटा बैकअप्स बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है हम उसको आर्काइव कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होता है वहां पे भी हम उसको आर्काइव करते हैं। बट आई वोंट बी एबल टू यूज इट। नहीं, हर सब बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप अभी अपना बनाएं, अपना अकाउंट बनाएं, और आप जो है ना इसको राइट अवे यूज करें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन ग्लेशियर में बस ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप कोई फाइल भी रखेंगे तो उसको ओपन होने में टाइम लगेगा। मजे की बात है, जैसे जैसे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो मैं आपको एक और इसका भी अगला वर्जन दिखाता हूँ। ये है S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। ये तकरीबन 6 से 7 घंटे लेता है फाइल को ओपन होने में, लेकिन आप इसकी प्राइस देखिएगा। नहीं जनाब, टू योर सरप्राइज, सॉरी, 1 USD। यानी अगर आप एक फाइल को ओपन करने में आप अफोर्ड कर सकते हैं 5 से 6 करने के लिए, हु हैव दिस पेशेंस। एक्चुअली हर सब वो है कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर देखिए ना। अगर आपने मतलब एक जो है ना फाइल जो है वो आपने रखी हुई है जिसके बारे में आपको पता है कि मुझे एक्सेस नहीं, बिकॉज ये बहुत सारी होती हैं। हर सब मैंने ना एक काम किया था कंपनी के साथ जो ना ऑडिटिंग फर्म थी। अब ऑडिटिंग फर्म में ना उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा अपडेट होती हैं, और उनको हर वक्त जो है ना कि अच्छा ये हमारे फलां महीने में ये चीज थी और ये महीने में थी, उनको उसकी एक्सेस जो है ना वो चाहिए होती, लेकिन दे आर नॉट वरी अबाउट इट कि वो कितनी जल्दी ओपन हो जाए। ठीक है, तो वहां पे ये आप देखिए आपके लिए बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। बट यस, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट एक्सेस कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है ये सोल्यूशन हमारे लिए नहीं है। राइट जी, तो ये एक मैंने आपको आपके सामने एक कंपैरिजन रखना था, जस्ट टू शो कि ये एक इतना आर्क क्यों बन रहा है। हम इंशाल्लाह बाकी जो फिर हमारे यूज केसेस हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे।
सबा आपसे एक चीज बस पूछनी थी कि आप थोड़ा सा अपना जरा बैकग्राउंड बता दीजिएगा, बिकॉज कहीं मैं कुछ ज्यादा स्पीड पे ना जा रहा हूँ या कहीं लो स्पीड पे ना जा रहा हूँ, तो आप अगर मैसेज करना चाहें या बता दें पहले। सर मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आई हैव डन अंटिल इन इंग्लिश लिटरेचर, तो अच्छा ठीक। आईटी से तो मेरा ऐसा कोई भी इतना वो नहीं है, ठीक है, तो मेरा आपने इंग्लिश लिटरेचर है। इंग्लिश लिटरेचर से क्लाउड का सफर क्यों चूज किया, इफ यू डोंट माइंड? सर आई एम एक्चुअली ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर एट ऑरानेट। अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब आप सिर्फ स्पाइंग कर रही हैं बेसिकली। हाँ जी जी, मैं AWS की ट्रेनिंग के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर एट ऑरानेट। चलें ठीक एक्चुअली है, आई ये तो एम अच्छा है। जी, ये मैंने अच्छा किया। पार्टिसिपेंट्स हैं, ये मैं सेशन वो करवा रही हूँ। ठीक है, बस आपको भी हम एज अ स्पाई रखेंगे कि आप हमारी स्पाइंग कर रही हैं, सब कुछ अच्छा या रखना है आपके एग्जैक्टली सामने। सर, जी हैं एग्जैक्टली। सो एग्जैक्टली। दैट्स व्हाई आई नीड अ रिकॉर्डिंग सर, क्योंकि मुझे कुछ पार्टिसिपेंट्स को रिकॉर्डिंग शेयर करनी थी। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मुझे इसकी रिकॉर्डिंग शेयर ठीक कर दीजिएगा। तो मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रही, लाइक मैं ठीक है, स्टूडेंट एज सब अ आप, स्टूडेंट नहीं हूँ यहाँ पे। आपसे एक फेवर हमें ये चाहिए कि अब आपने ना नेक्स्ट टाइम ऐड नहीं करवाने पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि हमने रिपीट नहीं करना अब इंशाल्लाह, तो हमने बस ठीक है इस। सर, ठीक है। ठीक है सर, चलो मैं मैनेज चलो, करूँगी। या आपको हम थैंक यू सो इंशाल्लाह जो है ना सब कुछ अच्छा ही दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। सर एक ठीक है। सजेशन है, मच। ओके अगर सर। अगर कोई नए राशिद। नए पार्टिसिपेंट आए तो उन्हें आप सेपरेटली थोड़ा वो स्पीड अप करके नहीं नहीं इंक्लूड करवा जी, दें। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक है अफजल सर। से भी इंशाल्लाह बात करूंगा कि अगर कोई नया आता है तो उसको फिर हम इस सेशन में नहीं, वो उस सेशन, एक सेशन में भी हम पिछली सारी चीजें कवर कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसमें कवर कर लेंगे। राइट, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह उम्मीद है फिर हमारी कल फिर ठीक एक है सर, मुलाकात थैंक होती है। यू। जी जी, कल इंशाल्लाह हमारी, आज हम कितने बजे बैठे थे? 6:30, 6:30 बैठे थे ना, तो हम 6:30 से 8 रखते हैं बीच में, ताकि एक नमाज की भी ब्रेक हो जाती है। हाँ इंशाल्लाह। और कल जो है ना फिर हम मिलेंगे। अच्छा, आपने एक फेवर करनी है, जैसा मैंने पिछले ग्रुप में भी कहा था कि अभी तो चले इस हफ्ते के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रोबेबली फॉर नेक्स्ट वीक ना आप लोगों ने एक एक AWS का अकाउंट बनाना है, ठीक है, ताकि मैं आपको जो चीज भी हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो हम साथ साथ लैब में कर लें। तो मैं अभी प्रोबेबली आई एम इन प्रोसेस ऑफ विद ऑरानेट के, मुझे लैब की फैसिलिटीज, क्योंकि मेरा अपना अकाउंट जो है वो एग्जॉस्ट किया हुआ है इस टाइम, तो आप लोगों ने ना एक एक अकाउंट जरूर बनाना है इसका, ठीक है, ताकि हम लैब्स के थ्रू भी इसको देख सकें इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है जी 6:30। अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सर, थैंक यू।